सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने आधुनिक काल को स्टार्ट कर रखा है। आधुनिक काल के अंतर्गत हम प्रकरण 1 में पढ़ चुके हैं। आधुनिक काल से पहले जो गद्य का विकास था ब्रज भाषा में, वो किस प्रकार से था। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो 4 महानुभाव लेखक थे उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, इंसा अल्लाह खां हैं और मुंशी सदासुख लाल हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गद्य का आविर्भाव। गद्य साहित्य का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, शुरू करते हैं। देखिए, किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा हम बनारस अखबार के संबंध में कर आए। ठीक है। बनारस अखबार किन्होंने निकाला था, तो ये निकाला था शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। कब निकाला था, तो सन 1845 में निकाला था। आप इस बात को भी याद रखेंगे कि शिव प्रसाद सितारे हिंद ने तो मतलब बनारस अखबार को निकलवाया था, लेकिन जो बनारस अखबार के संपादक थे वो कौन थे, गोविंद नारायण थत्ते। ठीक है, याद रखेंगे। संवत 1913 में अर्थात बल्बे के 1 वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था। ठीक है। उस समय क्या था, या फिर दूसरे विभाग थे, उस समय क्या था कि शिक्षा विभाग में मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाखापन का डर बराबर समाया रहता था। भाखापन का डर क्यों समाया रहता था, क्योंकि संस्कृत मिश्रित हिंदी थी, उसको क्या बोलते थे, भाखा बोलते थे। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा मतलब संस्कृत के लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का ही घोर विरोध किया था। उर्दू के अतिरिक्त जो हिंदी की पढ़ाई थी उसका किस प्रकार से घोर विरोध किया था, ये हम पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं, उसको बार बार बताने की आवश्यकता हमें है नहीं। देखिए, उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है और एक और जबान का बोझ डालने से क्या लाभ। भाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को हिंदुओं की मजहबी जबान कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे मुसलमान, वो कहने लगे थे कि जो अदालती काम है वो किस में हो रहे हैं, उर्दू में हो रहे हैं, और जो हिंदी है ना उसका आप बोझ ज़बरदस्ती जनता हमारे ऊपर थोप रहे हो। तो क्या बोला उन्होंने कि भाखा होती है ना, वो मुसलमान सोचते थे कि जो भाखा होती है उसमें हिंदू अपनी कथा वार्ता करते हैं और वो उनकी मजहबी ज़बान है, इसलिए कुछ लोगों ने हिंदी को गंवारी बोली कहा है। गंवारी बोली बोलने वाले कौन हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, सर सैयद अहमद साहब हैं। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। क्यों मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे उर्दू को पढ़ने वाले ज़्यादा थे और हिंदी खड़ी बोली को मानने वाले थे कम। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल ज़बान कहकर विरोध करते थे। जब भी कभी हिंदी का नाम आता था तो मुसलमान उसको मुश्किल ज़बान कह के विरोध करते थे। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए। ठीक है, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं हुआ करती थी। साहित्य के कोर्स के लिए उस समय क्या नहीं होती थी, पुस्तकें नहीं होती थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग गए। पंडित श्रीलाल और पंडित बंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया है। किसको लगाया उन्होंने, पंडित श्रीलाल को लगाया और पंडित बंशीधर को पुस्तकें लिखने में लगा दिया, क्योंकि उस टाइम के ऊपर पुस्तकें बहुत ही कम होती थी। राजा साहब ने पाठ्यक्रम के उपयोगी कई कहानियाँ आदि लिखी। जैसे देखिए उन्होंने कौन सी लिखी थी, राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृतांत, आलसियों का कोड़ा आदि। संवत 1909 से 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकली, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है। पंडित बंशीधर ने जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुर्दिस रहा करते थे, कौन रहा करते थे, पंडित बंशीधर, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला और जिसके हिंदी कॉलम का नाम इन्होंने लिखा भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम लिखा आबे हयात।
देखिए, आगरा की जो नॉर्मल स्कूल थी उसके मुर्दिस थे कौन? पंडित बंशीधर। उन्होंने हिंदी उर्दू मिश्रित एक पत्र निकाला जिसमें हिंदी कॉलम का नाम लिखा उन्होंने भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम लिखा आबे हयात। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम ये हैं, कौन कौन से हैं? पुष्प वाटिका है उनकी पुस्तक का नाम, गुलिस्ता के एक अंश का अनुवाद है 1909 का, भारतवर्षीय इतिहास है 1913 का। आगे है जीविका परिपाटी है अर्थशास्त्र की पुस्तक जो संवत 1913, जगत वृत्तांत है जो संवत 1915 में। पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई थी। गारशद तासी ने इन्हें कई एक पुस्तकों का लेखक कहा है। ठीक है। बिहारी लाल ने गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संवत 1919 में किया है। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर वेलेंटाइन के परामर्श के अनुसार 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया था। किसने किया था? पंडित बद्रीलाल ने। और किसके कहने पर? डॉक्टर वेलेंटाइन के कहने पर। किसके कहने पर? डॉक्टर वेलेंटाइन के परामर्श के अनुसार उन्होंने 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया था, जिसमें बहुत सी कथाएं छाट दी गई। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह मतलब उसका नाम न्यायशास्त्र और उपदेश पुष्पवती नाम की 2 और पुस्तकें निकली थी। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें वह उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों जैसे इतिहास तिमिर नाशक आदि में दिखाई पड़ता है। ठीक है। क्या कहा गया यहाँ पे? जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है उन्होंने पुस्तकें लिखी कौन सी भाषा में? चलती मतलब सरल हिंदी भाषा में। उनमें उर्दूपन नहीं था, लेकिन उर्दूपन जैसे इनकी जो इतिहास जो तिमिर नाशक पुस्तक है उसमें उर्दूपन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना से कुछ अंश उद्धृत हैं। यहाँ पे ये जो अंश दिया गया है ये कहाँ से उद्धृत है? ये राजा भोज के सपने से उद्धृत है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो? उनकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप्त रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही काँप उठते थे और बड़े बड़े भूपति उनके पांव पर अपना सिर नवाते थे। सेना उनकी समुद्र की तरंगों के नमूना और खजाना उनका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना था। उसके दान से राजा कर्ण के लोगों को जी से भुलाया जा सकता है और उनके न्याय से विक्रम। देखिए, न्याय प्रिय कौन थे? विक्रम। और दान करने वाले थे कौन? कर्ण। लेकिन राजा भोज का न्याय इतना था कि उनके विक्रम को बुलाया जा सकता था, क्योंकि विक्रम थे वो न्याय प्रिय थे। विक्रम राजा थे वो न्याय करते थे और कर्ण क्या करते थे? दान करते थे। तो जो कर्ण का दान है ना वो भी लोगों के मन से भुलाया जा सकता है, और जो विक्रम का जो न्याय था उसको भी दिल से जी से भुलाया जा सकता है, क्योंकि महाप्रतापी महाराज भोज का न्याय और दान बहुत ही ज़्यादा था उनसे। ठीक है। अपने मानव धर्म सार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी है। देखिए, उनका जो मानव धर्म सार है उसकी भाषा उन्होंने संस्कृत गर्भित रखी है। इसका पता इस उद्धृत अंश में है। देखिए, ये जो अंश है ये किससे है? मानव धर्म सार से है। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है। उनको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिए औषधि समझना, और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अतिमान्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र के संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्मशास्त्र को न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। ठीक है। आगे दिया है, मानव धर्म सार की भाषा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की स्वीकृत भाषा नहीं है। देखिए, जो मानव धर्म सार की भाषा है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की स्वीकृत भाषा नहीं है। प्रारंभ काल से ही ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का आदर्श बनाए रखा है। संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा था। 1917 के पीछे उनका झुकाव किसकी ओर होने लगा था? उर्दू की ओर बराबर बना रहा था।
कुछ ना कुछ बढ़ता ही जा रहा था। उर्दू की तरफ उनका जो झुकाव था वो ज़्यादा कुछ ना कुछ बढ़ता ही जा रहा था दिन प्रतिदिन। इसका कारण चाहे जो समझिए, या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रूख देखकर अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी, उसकी भाषा बिल्कुल उर्दू पर लिए है। इतिहास तिमिरनाशक भाग 2 में अंग्रेजी भूमिका में जो सन 1864 में लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बेताल पच्चीसी की भाषा का अनुकरण किया है। बेताल पच्चीसी की भाषा का अनुकरण किसने किया है? तो किया है राजा साहब ने। ठीक है। लल्लू लाल के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि बेताल पच्चीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। अतः उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है। किसका है ये उदाहरण? भाषा के इतिहास का है। हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने के उन शब्दों को लेना चाहिए जो आम फहम और ख़ास पसंद हो, अर्थात जिसको ज़्यादा आदमी समझ सकते हों, और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल छोड़े नहीं गए। जहाँ तक बन पड़े लोगों को हरगिज गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए, और न ही संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए, जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाए, अर्थात यह कि उस अर्थ का कोई शब्द हमारी ज़बान में नहीं हो, या जो हो अच्छा नहीं है, या कविताई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई ख़ास ज़रूरत साबित हो जाए। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने के लिए उन शब्दों को लेना चाहिए जो आम फहम और ख़ास पसंद हो। क्या हो कि हमें उन शब्दों को चुनना चाहिए जो जनता के लिए पसंददायक हो और ख़ास जनता समझती हो उनको, और जनता पसंद भी करती हो, अर्थात ज़्यादा आदमी समझ सके उसको। जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल को छोड़े नहीं गए हैं, और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज गैर मुल्क के, देखें, जहाँ तक हो सके हमको गैर मुल्क के शब्द नहीं लेने चाहिए। ठीक है। और न ही संस्कृत के जो टकसाल क्या होती है? टकसाल कायम करके नए नए शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए। क्या कहा गया है यहाँ पे? कहने का अर्थ है यही है कि नई नई टकसाल होती है सिक्के बनाने वाली, उस प्रकार से हम संस्कृत से उन टकसाल के सिक्कों की तरह कोई शब्द न बनाएं और उनको न लें, और लोगों को जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाए, और तब तक शब्दों को नहीं लेना चाहिए जब तक लोगों को वहाँ पर ज़रूरत न हो। ठीक है। भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है, उनके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक है, पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी जरूरत जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। ठीक है। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, लेकिन संस्कृत हिंदी के जो पंडित विद्वान होते हैं वो ऐसे शब्दों से दूर रहते हैं। ठीक है। ये जैसे आलिम फाजिल वाले शब्द हैं, ये कौन बोल सकते हैं? फारसी के लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो संस्कृत हिंदी के जो पंडित लोग हैं वो इन शब्दों से कोसों दूर रहते हैं। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृत परंपरा से होता है। किसी देश का साहित्य का संबंध किससे होता है? उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रकृति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा में चले आते हुए साहित्य का भी। देखिए, जिस प्रकार से हमारी देश की प्रकृति होती है, जिस प्रकार का हमारा देश होता है, वहाँ का प्राकृतिक रूप, रंग, आचार व्यवहार होता है, वैसे ही वहाँ का साहित्य होता है। संस्कृत शब्दों के थोड़े बहुत मेल से भाषा में जो रुचिकर साहित्य रूप हजारों वर्ष से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा
यह जो प्रकृति की विरुद्ध भाषा थी, यह भाषा खट की तो बहुत से लोगों को होगी। ठीक है, ये जो प्रकृति के विरुद्ध भाषा थी, ये खटकी तो बहुत से लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े थे। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरे से निकाला था। कैसा पत्र निकाला था? प्रजा हितैषी पत्र था जो आगरे से निकाला था। कब निकाला था? संवत 1918 में। ठीक है, और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया था। पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंखें खुलने लगी। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। देखिए, ये अनुसुईया वाला जो ये गद्य है, ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है आपका जो वो है, किसका अनुवाद किया था उन्होंने? अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था और उसी से ये लिया गया है। अनुसुईया होले प्रियमदा से कहती है, क्या कहती है? सखी, मैं भी इसी सोच विचार में हूँ। किस सोच विचार में हूँ? अब इससे कुछ पूछूंगी। प्रकट महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो? कि किस राजवंश के भूषण हो, मतलब आभूषण हो, गहने हो? किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़कर यहाँ पधारे हो? ठीक है, क्या कारण है कि जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है? यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रससिद्ध शब्द लिए गए हैं। रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट प्रकट शब्दों में प्रकट किया है। ये गद्य अनुवाद है, ये किसका है? रघुवंश का गद्य अनुवाद का प्राकथन है। और किसका है? ये राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा है। देखिए यहाँ पे है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू बोली न्यारी न्यारी है। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी? कि हमारे मत में जो हिंदी और उर्दू है, ये दोनों बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हो। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पे? कि हमारे मत से हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी नहीं है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। ठीक है, किसकी है? देखिए, हिंदी हिंदुओं की है, उर्दू है वो मुसलमानों की है, और पारसी है वो पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के। देखिए, हिंदी है उसमें संस्कृत के आते हैं, उर्दू है उसमें अरबी फारसी के शब्द आते हैं। परंतु कुछ अवश्य नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। देखिए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हिंदी को बिना अरबी फारसी के बोला नहीं जा सकता, बोला जा सकता है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हम उसको हिंदी नहीं कहेंगे जिसमें अरबी फारसी के शब्द आते हो। देखिए, अब तो हिंदी ऐसी हिंदी है आज के युग में, उसमें अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी सभी प्रकार के भाषाओं का समावेश कहाँ पे हो जाता है? हिंदी में हो जाता है। ठीक, देखिए, अब भारत के देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह से जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था उत्तरीय भारत का असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। ऐसे अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिनकोट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म संवत 1893 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया था। अंत में लंदन के प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी के विशाल छापे खाने के मैनेजर हुए थे। किसके हुए थे? एलन एंड कंपनी के जो विशाल छापा खाना है उसके मैनेजर हुए थे। कौन? फ्रेडरिक पिनकोट।
इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये 1893 में, संवत 1893 इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे थे। कौन? फ्रेडरिक पिनकोट। जन्मे कहाँ पे? इंग्लैंड में, लेकिन भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहते। वो कहाँ पर? इंग्लैंड में भी। ठीक है। किसके मैनेजर थे ये? तो लंदन के एक प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी थी, उसके जो विशाल छापाखाना है उसके ये मैनेजर थे। संस्कृत की चर्चा पिनकोट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे। संस्कृत की चर्चा पिनकोट साहब कहाँ से सुनते आते थे? लड़कपन से ही सुनते आते थे। इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया था। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास भी किया। इंग्लैंड में बैठे ही बैठे उन्होंने दोनों भाषाओं का ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया। दोनों कौन सी भाषाएं? हिंदी और संस्कृत। उसमें लेख और पुस्तकें लिखने लगे थे और अपने प्रेस में वो छापने लगे थे। कौन? जो फ्रेडरिक क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक जो पिनकोट साहब हैं वो क्या करने लगे थे? पिनकोट साहब इंग्लैंड में रहकर ही वो संस्कृत और हिंदी पढ़ने लगे थे, सीखने लगे थे और अपने प्रेस में वो हिंदी और संस्कृत के लेख और पुस्तकें भी छपवाने लगे थे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, उर्दू का भी वो अच्छा अभ्यास किया था उन्होंने, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिंदी है। पिनकोट साहब को ये एहसास हो गया था कि जो हिंदुस्तानी हैं, जो भारतीय हैं, उनकी बोली क्या है? हिंदी है। अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित की साधना में तत्पर रहे। किसकी? हिंदी की। उन्होंने हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर भी की जाएंगी। देखिए, उनके जो लेख हैं, कविता हैं और पुस्तकें हैं, उनकी चर्चा कहाँ पे की जाएंगी? भारतेंदु काल के भीतर की जाएंगी। अब तो उनका थोड़ा सा सारांश यहाँ पे दिया गया है, वो हम पढ़ लेते हैं। संवत 1947 में इन्होंने उपयुक्त एलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिविंगटन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापारी पत्र आइन सौदागरी उर्दू में इन्होंने निकाला था। ठीक है। आइन सौदागरी नामक एक व्यापारी पत्र निकाला उन्होंने। किस में निकाला? उर्दू में निकाला, जिसका संपादन पिनकोट साहब स्वयं करते थे। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे थे। जो आइन सौदागरी उर्दू का व्यापारी पत्र था उसमें कुछ पृष्ठ उन्होंने हिंदी के भी रखे थे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी के लेख भी वो लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र के उद्धरण भी उनके हिंदी विभाग में रहते थे। किसके रहते थे? पिनकोट साहब की। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों ने उनका बराबर हिंदी से पत्र व्यवहार होता रहता था। पिनकोट साहब का राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, इनसे क्या होता था? पत्र व्यवहार होता रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर से पिनकोट साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। देखिए, उस समय के जो प्रत्येक जो हिंदी लेखक थे उनके घर से पिनकोट साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हिंदी और संस्कृत में ये वो लेख भी लिखते थे और प्रकाशित भी करवाते थे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहाँ के पत्रों के लेख लिखकर ये बराबर दिया करते थे। संवत 1959 यानी सन 1894 को रिया घास, जिसमें रेशों के अच्छे कपड़े बनते हैं, रिया घास बताया गया है, जिससे रेशों के कपड़े बनते हैं, उसकी खेती के प्रचार करने हेतु हिंदुस्तान में आए थे। कब आए थे? याद रखेंगे, संवत में आए थे 1957 और नवंबर में आए थे, सन में आए थे नवंबर 1894 को। ठीक है। पर साल भर कुछ ऊपर ही यहाँ रहे होंगे, लखनऊ में उनका देहांत हो गया था। देखिए,
हिंदी के बारे में इतना विचार करने वाले, हिंदी के बारे में सोचने वाले, लेख लिखने वाले, हिंदी में पत्र व्यवहार करने वाले, हिंदी के समाचार पत्रों को बढ़ावा देने वाले, उनके विभाग में भी हिंदी के समाचार पत्र मिलेंगे और भारत के हर लेखक के घर में भी उनके 2-4 हिंदी के पत्र मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसे प्रिय थे कौन? पिनकोड साहब। और उनका देहांत भी कहाँ पे होता है? भारत के लखनऊ में होता है। ठीक है, कब होता है? 7 फरवरी 1896 को होता है। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला। देखिए, उनको यहीं पे दफना दिया गया था। संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा, तब उसकी भाषा देख वे बहुत प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए थे? पिनकोड साहब इनकी भाषा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा है। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत ही अनुचित समझते थे। कौन? पिनकोड साहब समझते थे कि यहाँ की जो जनता है उसकी भाषा हिंदी है, तो हिंदी में ही उसका विकास होना चाहिए। उसके ऊपर विदेशी भाषा है उसको न थोपा जाए। अपना यह विचार उन्होंने अपने एक अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उन्होंने अयोध्या सिंह खत्री ने खड़ी बोली पद्य में की भूमिका के रूप में लिखा है। देखिए वे क्या कहते हैं। फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू और हिंदुस्तानी होती है कि अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई है। किसकी? फारसी मिश्रित हिंदी की। इससे साहित्य की एक नई धारा में खड़ी हो गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासी जिसकी यह भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य में पाठ्य पुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा है। देखिए, झुकाव इनका भले ही उर्दू की तरफ हो, लेकिन जो अपनी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका, उसमें आदर्श भाषा किसको रखा है? हिंदी को ही रखा। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, साथ ही साथ राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा है। किसमें? गुटका में। उनका गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। देखिए, संवत 1919 और 1924 में के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले थे। प्रजा हितैषी का उल्लेख हो चुका है। प्रजा हितैषी किसने निकाली थी? तो वो निकाली थी राजा लक्ष्मण सिंह ने। संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिए आगरे यानी सिकंदरे से निकलता था। लोकमित्र कैसा था? ईसाई धर्म प्रचार के लिए निकलता था। कहाँ से निकलता था? तो आगरे सिकंदरे से निकलता था, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ में जो अवध अखबार उर्दू में निकलने लगा था, उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो पढ़ेंगे जी। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।